बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ ईशा अदनान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बेनज़ीर मोहतरमा की, जिनको हमसे बिछड़े हुए 17 बरस बीत गए हैं, जिनकी अचानक मौत ने सबको सोगवार कर दिया। और वो मंज़र आज भी अगर अपने जहनों में याद किया जाए तो लरज़ उठते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह से शहादत हुई, वो लम्हा सोच कर भी रूह कांप उठती है। जी हाँ, ना भूलने वाला ये ऐसा वाक़या है इशाल, जो कि आज भी अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वैसे तो जो शख्सियत थी मोहतरमा की, वो आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी ही, और जिस तरह की करिस्मेटिक उनकी पर्सनैलिटी थी, फिर एक तवील जेलावतनी के बाद वो जब वापस पाकिस्तान पहुंची थी हरे रंग के लिबास में, और उनके कंधे के ऊपर जिस तरह से वो कबूतर था, वो मंज़र आज भी हमें याद है। लेकिन जिस तरह से लोग उनसे मोहब्बत करते थे, जिस तरह से वालिहाना लब्बैक कह रहे थे, वो इस तरह की जो फ़ैन फॉलोइंग है, मेरे ख़्याल में शायद ही किसी लीडर की ज़िंदगी में आई हो। और जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, वो लम्हा भी मुझे आज तक याद है। 2007 लियाकत बाग का वो जलसा, जिस वक्त निडर और बेबाक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तमाम तर थ्रेट्स के बावजूद, तमाम तर वार्निंग्स के बावजूद, उन्हें बार बार कहा जा रहा था, मुल्क के अंदर से भी मुल्क के बाहर से भी बहुत सी वार्निंग्स मिली कि आप कोशिश कीजिए कि किसी बड़ी गैदरिंग में ना जाएं। और एक धमाका हो चुका था, बिल्कुल कारसाज का वाकया हो चुका था, उन्हें डराने के लिए पहले से ही ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन वो रुकी नहीं। वो अपने जो चाहने वाले थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको लब्बैक कहने के लिए लियाकत बाग पहुंची, और फिर ये धमाका हो गया, ये अफसोसनाक वाकया हो गया। और मुझे मैं अगर आपको बताऊं, वो लम्हा जिस वक्त हमें उस वक्त के डायरेक्टर न्यूज़, मैं एक न्यूज़ चैनल में ही था, लाइव कवरेज कर रहा था, तो एक पेज पे उन्होंने लिखा कि फौरी तौर पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले खबर ब्रेक की जाए, उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गए हैं। और लिटरली वो काफ़ी देर तक मेरे सामने डायरेक्टर न्यूज़ वो पेज लहराते रहे, लेकिन मुझसे ये हो नहीं पा रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये हो चुका है। फाइनली ये अनाउंस हमें करना पड़ा, ये दिलखराश वाक़या जिसको आज 17 साल हो चुके हैं। बीबी को जो उनके दर्जात हैं, उनकी बुलंदी के लिए हम दुआएं करते हैं। इस पर तफसीलन बात करेंगे। इससे पहले कि मज़ीद बात पहले हम टॉप 5 स्टोरीज शामिल करेंगे और उसके बाद फिर तफसीलन इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, मोहतरमा की ज़िंदगी पर भी बात करेंगे। तो आपको बताएं कि 9 मई हमले केस में मिलिट्री कोर्ट से 85 मुजरिमों को जो सजाओं का अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इसके ऊपर भी बात होगी। और साथ साथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ढेर हो गई है, मैच का आज दूसरा रोज है, तो इसका के ऊपर भी बात होगी। टॉप 5 स्टोरीज हैं हमारी, जिनको हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और फिर हम बेनज़ीर साहिबा की जानिब आएंगे। और मोहतरमा की ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, और उसके बाद जो हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर मज़ीद बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज़ियाकार शौकत पराशर साहब। आपको वेलकम करेंगे पराशर साहब। इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, वकास सलीम गढ़ी खुदाबख्श में मौजूद हैं, उनसे ज़रा बरसी के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उस पर बात कर लेते हैं। वकास बताएगा कि आज दिन भर क्या तकरीबात रहेंगी और किस अंदाज में बीबी की बरसी मनाई जाएगी। जी बिल्कुल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी आज गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में नहायत अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2000 कबल जो है नोडर हाउस पहुँच चुके थे, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर जो पार्टी क़यादत वो भी नोडर हाउस पहुँचने वाली है। इस सिलसिले में आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जहाँ पे जलसा का एहतमाम किया गया है, और जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी समेत जो दीगर जो है वो पार्टी क़यादत वो जलसे से खिताब करेंगी। इस सिलसिले में मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इस वक्त रात गए से जो है वो काफ़िलों का सिलसिला जारी है, जो इस वक्त भी अभी काफ़िलों की आमद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आपको मज़ीद बताता चलूँ कि जो काफ़िले में आने वाले जो कारकुनान और जियाले हैं वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँच चुके हैं और वो भी बरसी में शिरकत करेंगे। बाप को फांसी पर चढ़ाया जाना, उसके बाद भाइयों को कत्ल किया जाना, और फिर बीबी की यूं शहादत, इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। क्या कहेंगे, जमहूरियत के लिए जो जिद्दोजहद बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से की गई है वो पीछे नहीं हटी हैं, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, हर कोशिश की गई कि वो पीछे हट जाएं, जो आवाज़ वो गरीबों के लिए उठा रही हैं, बुलंद कर रही हैं, वो उससे पीछे हट जाएं, लेकिन वो दख्तर मशरिक, वो बीबी, वो पीछे नहीं हटी हैं। क्या कहेंगी उनकी सारी जिद्दोजहद पे, फिर उनकी शहादत पे, जिसने सबको खो दिया फिर भी वो डटी रही?
जी, थैंक यू सो मच। 17 साल पहले की बात, कल की बात लग रही है। मैं अपने स्टूडियो में बैठा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था। उधर लियाकत बाग जलसा जारी था। फिर अचानक प्रोड्यूसर ने बताया कि वहां पर कोई ब्लास्ट हो गया है। और इंस्टेंटली मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि किसी पीपल्स पार्टी वाले को लाइन पे लें। तो फरजाना राजा साहिबा लाइन पे आई। तो वो कह रही हैं कि बीबी बहुत सेफ हैं, वो महफूज हैं, क्योंकि बकौल फरजाना राजा साहिबा के मैंने लियाकत बाग के गेट से खुद उन्हें बड़ी गाड़ी में बिठा के रवाना किया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी है। और ये बात फरजाना राजा की दुरुस्त थी कि स्ट्रेट उस लियाकत बाग के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ था, जी। बल्कि वो तो जब बाहर निकली और आगे आकर गाड़ी से ऊपर निकल आई तो फिर वो उन पर अटैक हो गया। लेकिन एक सानिया था पाकिस्तान में, जमहूरियत की शम्मा जब वर्स्ट डिक्टेटरशिप थी जनरल जियाउल्लाह की, तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उन बेशक। तमाम जमहूरियत पसंदों को लीड किया। और आपने देखा कि अप्रैल 85 में जब वो वापस आई थी, 86 में 85 में, तो इंसानों का एक समंदर था लाहौर में जो बिल्कुल उनको ऐसे। इस्तकबाल के लिए आ गया। तो पाकिस्तान के लोगों की जो एक मोहब्बत है या आइडियल है या एस्पिरेशन है जमहूरियत के साथ, वो 5-6 साल जनरल जियाउल्लाह की हुकूमत के बावजूद भी लोग इतनी बड़ी तादाद में आ गए और उनका इस्तकबाल किया। बिल्कुल सही कह सिर्फ रहे हैं ये राजा नहीं साहब। कि हम देखते हैं कि लीडरान डर जाते हैं। बीबी को तो बहुत सारी धमकियां मिल रही थी और पहले से बताया जा रहा था कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है। उसके बावजूद भी हर खतरे को समझते हुए सूंघते हुए भी बीबी फिर वहां पर पहुंची हैं और फिर गोली लग के जब वो नीचे गिरी हैं तो मतलब आप एक तस्वुर कर सकते हैं कि वो आलम क्या होगा कि एक बंदी को ये खौफ और ये डर था ही नहीं कि मेरी जान ली जा सकती है, मुझे शहीद किया जा सकता है। बस अवाम का की सोच थी, उनके लिए खड़ा होना था। दोपहर को मेरी अपनी मुलाकात हुई उस दिन 27 दिसंबर 2007 को। अब अचक ये हामिद करजई साहब आए हुए थे, अफगान साबिक सदर, जी। सिरेना में। तो उनसे मिलके वो नीचे उतरी तो मैं भी वहां पहुंचा हुआ था। हम 2-3 जर्नलिस्ट थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। उन्होंने आने वाले इलेक्शन के हवाले से अपनी भरपूर उम्मीद का इजहार किया। बल्कि मैंने खुद उनसे सवाल पूछा। चौधरी शुजात हुसैन का बयान छपा हुआ था कि जी पीपल्स पार्टी कोई 10 सीटें ले लेगी। तो मैंने यही बात उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि वो उन्हीं को बताएं कि उनकी 10 सीटें भी आ जाएं तो बड़ी बात है। फिर लियाकत बाग जलसे में जो उन्होंने तकरीर की, देखिए ना, इमेजिन करें वो वक्त था जब जैसे आजकल मिलिटेंसी, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा पे हावी हुई हुई है, इसी तरह उस वक्त स्वात का मसला भी बड़ा गंभीर था। लेकिन मुझे याद है उस तकरीर में बीबी ने कहा था कि हम अपना खून देंगे, हम अपनी जानें देंगे, और उन्होंने वो लेकिन करके हम भी ये दिखाया। झंडा अच्छा राजा साहब, पाकिस्तान थोड़ा का सा अगर लहराएंगे। उनके विजन की बात करें तो किस तरह का पाकिस्तान चाहती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और उनका विजन क्या था? अगर वो आज जिंदा होती तो क्या इसी अंदाज में चला रही होती पीपल्स पार्टी को जिस तरह से वो आज चल रही है? नहीं, पीपल्स पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान तो पीपल्स पार्टी का हुआ। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र, फिर मुर्तजा भुट्टो की कब्र, फिर शाहनवाज भुट्टो की कब्र, फिर बेनजीर भुट्टो शहीद की कब्र। ये जो कब्रें आज जहाँ पे जलसा हो रहा है, ये तो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए ये कब्रें खोदी गई थी। जितना नुकसान जमहूरियत को इस पीपल्स पार्टी की क्यादत को वॉश करने में हुआ, उतना तो शायद किसी और मुल्क में नहीं हुआ होगा। बेनजीर भुट्टो एक स्ट्रगल का नाम है। बेनजीर भुट्टो जमहूरियत के आइडियल को अचीव करने का नाम है। और देखें, अब पहले वो डिक्टेटरशिप का मुकाबला करती रही, फिर वो मिलिटेंसी का मुकाबला करती रही, दहशत गर्दी का भरपूर मुकाबला किया उन्होंने। और एक किताब भी उनकी उन्हीं दिनों आई थी रिकंसिलिएशन के हवाले से। यानी वो इंतहा पसंदाना नजरियात के खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल तहरीक चला चुकी थी कि यहाँ मफाहमत होनी चाहिए, यहाँ सबको मिलकर रहना चाहिए, जो फासले हैं वो सिमटने चाहिए और पाकिस्तान को एक फॉरवर्ड लुकिंग कंट्री और जमहूरी मुल्क के तौर पर दुनिया के साथ लेके जाना चाहिए। पाकिस्तान का एक बड़ा कनेक्ट भी था बेनजीर भुट्टो के जरिए। वो बैरूनी दुनिया और पाकिस्तान के दरमियान कनेक्ट भी पाकिस्तान के लिए
बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ उनकी यकीनी तौर शहादत पे। राजा के साहब, बाद, ये जो क्योंकि वो एजाज था मगरिब आलम इस्लाम की पहली खातून सरबराह होने का, 2 बार वजीर आजम होने का, ये भी बेनज़ीर भुट्टो को ही हासिल था और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वो आलम इस्लाम के ऊपर पहली खातून सरबराह बनी है। उनकी अगर हम जो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ थी उनकी बात करें तो वो तो उन्हें खुदादाद वो सलाहियतें मिली हुई थी, वो क्वालिटीज़ तो वो अल्लाह की तरफ से लेकर आई थी, उनके फादर की तरफ से उन्हें मिली थी। हमने देखा कि जिस वक्त बीबी पाकिस्तान पहुंची थी तो बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा था, जिनको उनकी समझ आ रही थी वो भी उनके साथ खड़े थे, जिनको उनकी समझ नहीं आ रही थी वो भी बीबी के पीछे लब्बैक कह रहे थे। तो वो क्या क्वालिटीज़ थी अगर उनकी बात की जाए, जिस तरह से वो लेकर चल रही थी अपनी पार्टी को भी और जो वो कर दिखाने का जज्बा लेकर आई थी? देखिए, बेनजीर भुट्टो शहीद की बाकायदा एक ग्रूमिंग हुई थी। जब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद वजीर आजम थे तो फॉरेन ऑफिस में उनको एक कमरा दिया हुआ था, वो सारा दिन फाइलें पढ़ती थी और उसमें जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस पाकिस्तान, पाकिस्तान डिस्कोर्स, वो सारी चीजें उनको बाकायदा तौर पर, एक तो बुक थी, यानी कहते हैं ना बाय द बुक, उन्होंने फाइल्स पढ़ी थी। दूसरा, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के साथ बड़े बड़े जो उनके इंटरेक्शन थे, मसलन सिमला एग्रीमेंट के वक्त वो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ थी। वो जब इंदिरा गांधी से मुलाकात हो रही थी, ये मुज़ाकरात हो रहे थे, तो बेनजीर भुट्टो शहीद वहां पर मौजूद थी। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ चुकी थी। और जहां बहादुरी की बात है, मैंने बाद में उनकी शहादत के बाद मरहूम रहमान मलिक साहब के बहुत इंटरव्यू किए, वो जी। वेब पे भी यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। आखिरी वक्त भी जब ये उधर यूएई में प्लेन में बैठे हुए थे तो उस वक्त भी डराया गया, फोन कॉल आई बकौल बिल्कुल। रहमान मलिक मरहूम के जी हाँ। कि उन्हें कहा गया कि बीबी वापस चली जाएं, पाकिस्तान न जाएं, उनकी जान को खतरा है। लेकिन बीबी ने कहा कि नहीं, मैं अपने अवाम से दूर नहीं रह सकती। बिल्कुल। और 18 अक्टूबर 2007 को पहला अटैक तो वहीं कारसाद अटैक हो गया, जी हाँ। जिसमें 150-200 उनके कारकुन मारे गए और जो खुद मोहतरमा शहीद थी वो बच गई। लेकिन 12 अक्टूबर से दिसंबर का सफर उन्होंने पेशावर में भी जलसा किया, वहां भी अटैक करने की कोशिश की गई, बाकी जगहों पे भी सिक्योरिटी खतरात थे। और एन उसी दिन 27 दिसंबर 2007 को डॉन में सुबह मैंने खबर पढ़ी कि बीबी के लियाकत बाग जलसे के हवाले से थ्रेट जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मोहतरमा ने वो कहा कि जलसागाह लोग पहुंची। मेरे लिए बिल्कुल आएंगे। प्राचा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और ये वालिहाना इश्क या जो जुनून होता है अपने वतन के साथ, अपने वतन में रहने वालों के साथ, ये उसी जज्बे के तहत ही कोई शख्सियत इतनी बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर सकती है कि एक हमला होने के बावजूद, इतने थ्रेट्स होने के बावजूद भी अपने लोगों में पहुंची और फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई, शहादत के रुतबे पर फाइज हुई। यादें तो बहुत सी हैं जिस पे बात करते रहें तो शायद बहुत सा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं और ज़रा आपसे राय जानना चाहेंगे। जो 9 मई केस में मिलिट्री कोर्ट से जो 85 मुजरिमों को सजाएं हुई हैं, पहले फेज़ में 25, फिर अगले फेज़ में 60 लोगों को, जिसमें उनके भांजे भी शामिल हैं, हसन न्याजी, किस तरह से देखते हैं? क्या इसको भी उजलत कहा जाएगा? क्योंकि इस वाक़े के तो अब लगभग 2 साल हो चुके हैं और यही एतराज़ हो रहा था कि जी इतनी देर की वजह यह है कि सबूत नहीं है। तो अब फैसला आ चुका, पीटीआई वाले दोस्त कह रहे हैं कि ये सही टाइमिंग नहीं है। आपकी राय क्या है? एक प्योरली कानूनी और आईनी अमल है। 1952 आर्मी एक्ट कोई आज तो नहीं बना, ना इस हुकूमत ने बनाया, ना पीडीएम ने बनाया, ना पीटीआई ने बनाया। वो जनरल अयूब खान के दौर में 52 से आया, अयूब खान के दौर में फिर वो अमेंडमेंट हुई 1967 में, जिसमें अगर फौज की तनसीबात पर या फौज पे कोई अटैक करेगा तो उस पे भी मिलिट्री एक्ट लागू हो। अब ये सारी कार्रवाई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1924 और मिलिट्री एक्ट 1952 के तहत, तो ये जो डिले है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बगैर सबूतों के बगैर जो कहा जाता है कि इसलिए डिले हुआ, नो, डिले हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अदालतों की तरफ से, जो सिविल अदालतें। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई इस मिलिट्री एक्ट अमेंडमेंट के खिलाफ, तो वो सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने वो खत्म कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई वजारत दिफा की तरफ से, मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने इन पिटीशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन स्टे दे दिया कि ये मिलिट्री कोर्ट्स अपना प्रोसीडिंग्स तो कर सकती हैं, केस की समाअत तो कर सकती हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट सजाएं नहीं सुना सकती।
ठीक अब है। आकर आईनी बेंच ने 13 दिसंबर ठीक है को गालिबान ब्रदर साहब, आईनी इसी बेंच पे ने कि क्या मिलिट्री कोर्ट सजाएं भी दे सकती है या नहीं, माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज एहसान अहमद साहब, उनकी राय जान लेते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। हाफिज साहब, आप क्या कहते हैं, क्या मिलिट्री कोर्ट ने जो इस वक्त सजाएं सुनाई हैं, क्या कहता है इसके ऊपर? सजाएं सुनाई जा सकती हैं मिलिट्री कोर्ट की जानिब से? जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमरान खान के जो भांजे हैं हसन न्याजी, उनको भी 10 साल की कैद बामुशक्कत दी गई है, दीगर कुछ ब्रिगेडियर रिटायर्ड भी हैं, कुछ दीगर लोग भी शामिल हैं, तो कानून इसके ऊपर क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं वो इस सारे प्रोसेस के अंदर बड़ा क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों को जिक्र करती हैं। और जिन पॉइंट्स पे आज बात की जा रही है कि जी जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल है उसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होता या उसके अंदर फेयरनेस नहीं होती या एक्यूज के राइट्स जो हैं वो उसके अंदर पूरे इफेक्ट होते हैं, या उसके बाद ये है कि आपका जो प्रोसेस आ रहा है वो फेयर ट्रायल की तरफ नहीं जाता, ये सारी चीजें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज की गई थी जब ये अमेंडमेंट्स आई थी और कुछ लोग जो सिविलियन से उनका मिलिट्री ट्रायल किया गया। और ये चीजें जो हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में तय कर दी कि मिलिट्री कोर्ट्स एक स्पेशल लॉ है और अगर कोई भी सिविलियंस इन लॉज की या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की या पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन करता है, जो अमेंडमेंट्स 1967 के अंदर आई थी, सेक्शन 2D1 और सेक्शन 2D12 और सेक्शन 59(4) जो है, ये ना आइन के खिलाफ है, ना किसी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ना एक्यूज के राइट इससे इफेक्ट होते हैं, बल्कि उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है, क्योंकि स्पेशल लॉ के अंदर अगर कोई शख्स वायलेट करता है तो उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब 1972 से इस मुल्क के अंदर सिविलियंस के ट्रायल जो है हो रहे हैं। सिविलियंस वो है कि ऐसा शख्स जो पाकिस्तान आर्मी का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो चाहे आर्मी के अंदर सर्व कर रहा है या इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर कर रहा है या आपके फॉरेन एनिमीज के लोग हैं जिस तरह गुलभूषण है, या उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो रियासत के खिलाफ लड़ते हैं या इन लॉज की वायलेशन करते हैं। अब 1972 से लेके 2022 तक 1875 लोग ऐसे सिविलियंस हैं जिनके ट्रायल्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर होते आए हैं। उसमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब का भी दौर है, जनरल ज़िया साहब का भी दौर है। ये जस्टिफाइड हैं आपकी राय में? नहीं, जस्टिफाइड मैं नहीं कह रहा। अच्छा। पाकिस्तान का आइन कानून इस चीज की इजाजत देता आपकी तरफ दोबारा आते हैं। अंदर बिल्कुल ठीक है, एक सेकंड मुकम्मल कर लूं, फिर आप चले जाइएगा, फिर आप चले जाइएगा। और पीटीआई के दौर के अंदर 2018 से लेके 2022 तक 180 ऐसे सिविलियन थे जिनके मिलिट्री ट्रायल जो थे वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे की गए। और अभी भी जो सेंटेंसेस सुनाई गई हैं वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सुनाई गई हैं। अगर इसके अंदर इलीगैलिटी होती तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कभी भी ना कहती कि आप इन सेंटेंसेस को अनाउंस करें। तो लिहाजा इस स्टेज के ऊपर ये बात करना मैं समझता हूं एक पॉलिटिकल एंगल तो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल जो है वो सब कोई एतराज नहीं मानता। अच्छा प्राचा साहब, आपके ख्याल में अलमिया ये है कि जिस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट में थी वो फजाइल बताती थी मिलिट्री कोर्ट्स के और कहती थी कि ये जस्टिफाइड है, उस वक्त एतराज था नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, दीगर जमातों को, और आज उलट हो चुका है। आज वो हुकूमत में है तो वो इसका दिफा कर रहे हैं और पीटीआई को इस पर एतराज़ हो रहा है। साथ में एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और साथ में हसन न्याजी को, उनके भांजे को सज़ाएं भी हो रही हैं, दीगर अफराद को सज़ाएं भी हो रही हैं। तो एक तो टाइमिंग के हवाले से बताइएगा, दूसरा बताइएगा कि कौन हक पे है, क्योंकि जिसके खिलाफ हो रहा हो वो उसको गलत कहता है, जिसके हक में हो रहा हो वो उसको ठीक कहता है। मेरा ख्याल है यही आपका जो कमेंट है यही बॉटम लाइन है कि जब कोर्ट में इवन कोई किलर का केस हो, मर्डरर का केस हो, तो उसका जो वकील है वो साबित कर रहा होता है, जस्टिफाई कर रहा होता है कि किन हालात में ये हुआ और उसको मासूम साबित करने की कोशिश करता है। असल चीज ये है कि मुल्क का आइन और कानून क्या कहता है। क्या कानून के तहत एक चीज है, परमिजिबल है, यानी इजाजत है उसकी? क्या पाकिस्तान के आइन के तहत किसी चीज की इजाजत है? अब मैं और आप, हमने आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। जब मुल्क की सुप्रीम कोर्ट कह रही है इन कवानीन और आईनी प्रोविजंस की रोशनी में कि हाँ ये जो कोर्ट्स हैं ये उन 85 लोगों का, 85 लोगों को फैसले सुना सकती हैं। फैसले तो प्रोसीडिंग, मैंने कहा ना, स्टे की वजह से रुकी हुई थी, प्रोसीडिंग्स हो चुकी थी। इन्हीं अदालत, इसी सुप्रीम कोर्ट की अदालत के हुक्म पर ये मिलिट्री कोर्ट्स ने अपनी सजाएं सुना दी।
अब आइन और कानून के तहत ना होती तो सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी बेंच या सुप्रीम कोर्ट कभी इसकी इजाजत ना देती। लिहाजा मैंने इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, ना आपने करनी है। जो जो हाँ किसी के नजदीक अदालतें ऑल टुगेदर ही गलत है तो फिर उस पे मैं तबसरा नहीं कर। बिल्कुल ठीक है। प्राचा साहब साथ ही रहिएगा। हाफिज एहसान साहब, अगर हम ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है कवानीन के मुताबिक हो रहा है और इसी तरह से सजाएं दी जा सकती हैं। अब अपील की बात कर लेते हैं। क्या इन लोगों के पास अपील का इख्तियार है जिनको सजाएं दी गई हैं, और किस फॉरम पर जा सकते हैं? क्या मिलिट्री कोर्ट पर ही जा सकते हैं या फिर सिविल अदालतों में भी जा सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं और वहाँ सुनवाई हो सकती है? विशाल, इसके अंदर बड़ा वाज़ेह इस मामले के अंदर है कि जब 1975 के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसके अंदर रास्ता दिखाया कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन इन्वोक की जा सकती है। 1992 के अंदर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर सेक्शन 133B के अंदर अमेंडमेंट की गई कि अगर कोई शख्स फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से उसे सेंटेंस की जाती है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपील कर सकता है और वो उसके नीचे जो है वो एक नया ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑफ अपील बनाएंगे जो सेक्शन 133B के नीचे जो है इनको सुनेगा। लेकिन इससे पहले जो है कि सेंटेंस की कंफर्मेशन की भी बात है कि अगर आज इन्हें सजाएं सुनाई गई हैं तो अब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के कहने के ऊपर या फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के ऊपर ही मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 103 लोगों के केसेस गए थे और फेडरल गवर्नमेंट ही अब इन सेंटेंसेस को कंफर्म करेगी और अगर कंफर्म कर देती है तो उसके बाद इनके पास राइट ऑफ अपील भी मौजूद है और इस दौरान अगर कंफर्मेशन नहीं होती तो इनके पास पार्डन का राइट भी अवेलेबल है और जब कंफर्म हो जाती हैं तो इनको राइट ऑफ रिमिशंस भी मिल जाता है। जब 133B के नीचे कोर्ट ऑफ अपील के अंदर है तो फिर अगर मुतमिन नहीं है तो ये पाकिस्तान हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। फिर मुतमिन नहीं है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 185 को इन्वोक कर सकते हैं। फिर मुतमिन नहीं है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो रिव्यू जुरिसडिक्शन है उसको आर्टिकल 188 दिफा का पूरा हक दिया जाएगा सजा याफ्ता लोगों को। अच्छा प्राचा साहब, लास्टली आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना वाज़ेह पैगाम है बानी पीटीआई के लिए कि अगर वो अपने लोगों को नहीं छोड़े उन्हें भी सजाओं का सामना करना पड़ रहा है और जो 9 मई में मुलव्वस किरदार है अगर वो सज़ा का मुर्तकब हो सकता है तो जो मनसूबा साज हैं, ये जो हेड कर रहे थे इस तमाम सिचुएशन को, बचेंगे वो भी नहीं। अगेन आई से कि ये कानूनी और आईनी मामला है। कानून जज्बात पे नहीं जाता, कानून उन रिटन वर्ड्स पे होता है कि कानून है क्या, उसकी प्रोसीडिंग में जाना। जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से जो दूसरी प्रेस रिलीज आई थी उनके चार्जशीट करने की, उसमें भी लिखा हुआ था कि 9 मई के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं और ये सियासी मदाखलत करते रहे एक सियासी जमात की ईमा पर। तो वो सियासी जमात जो है वो पीटीआई है, पीटीआई के ईमा पर गवर्नमेंट के तरफ से, वुज़रा की तरफ से बार बार ये आता है कि जी मास्टरमाइंड वो है। लेकिन मैं अगेन आई से कि ये अदालत में साबित करना है, ये मिलिट्री कोर्ट में साबित करना है, सुप्रीम कोर्ट में साबित करना है, हाई कोर्ट में साबित करना है। एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ कि आजकल बड़ी गूंज है कि जी 9 मई पे आप जुडिशल कमीशन बना दें, 26 नवंबर पे कमीशन बना दें, यानी देखें ना कितनी मुतजाद चीजें हैं। 9 मई हुआ तो कहते रहे कि जी हमें रोका क्यों नहीं आप, अब उस पे कमीशन बना दें कि आपने रोका क्यों नहीं। 26 नवंबर को आप कहते हैं कमीशन बना दें कि हमें रोका क्यों। जब इस तरह की कंट्राडिक्शन आएंगी तो फिर मामला किसी हद तक खुद ब खुद वाजे होंगे। 9 मई हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। 9 मई को एक ऑर्गेनाइज तरीके से फौजी तनसीबात पर हमले किए गए, किसी सिविलियन सेटअप को नहीं छेड़ा गया, एक मुनज़्ज़म तौर पर ये कार्रवाई हुई। अब किसने की, ये अदालतों के सामने, बिल्कुल मास्टरमाइंड कोई भी था, लेकिन जाहिर है कि एक तमाम तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान का अमन सबूताज करने की कोशिश की गई है, तो सजाओं के हकदार तो वो लोग ठहरेंगे बहरहाल जो भी इसमें मुलविस पाए गए हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद थे, हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मेहमानों ने हमें अपनी अपनी राय से आगाह किया कि इसके ऊपर क्या मजीद हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए गालिब की। आज उनका बर्थडे है और वो कहते हैं ना कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां, और वाकई में उनका अंदाज़े बयां और था। और उनकी जो शायरी है वो उर्दू अदब में, उर्दू ज़ुबान के नामवर शायर के तौर पे उन्हें याद रखा जाता है। आज 227वां उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। और मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब की ज़िंदगी पर एक पैकेज तैयार किया गया, क्यों ना पहले वो देखें। बिल्कुल।
तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मिर्ज़ा गालिब की शायरी जब भी सुनी जाए तो आप एक फील जो महसूस करते हैं और आप भी मुझे लगता है बहुत उतर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं उनकी, और उनकी शायरी अक्सर आप लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी कोट करते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारे दीगर अहम इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हो जाए साबिक भारतीय वज़ीर आज़म की, मनमोहन सिंह, जो कि 92 वर्ष की उम्र में चल बसे हैं और एक लंबे अरसे तक उन्होंने हुकूमत की है। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 92 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक माहिर मईशत थे। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के वज़ीर आज़म के ओहदे पर वो फाइज रहे। भारतीय मीडिया ये बताता है कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नई दिल्ली के अस्पताल में दाखिल किया गया था। उनकी सेहत गुज़श्ता कुछ दिनों से ख़राब थी और ख्याल रहे कि भारत के पहले सिख वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 1932 में पाकिस्तान के ज़िला चकवाल के गाँव में पैदा हुए थे और जहाँ उन्होंने चौथी जमात तक तालीम भी हासिल की थी। तो आज पाकिस्तान बनने के बाद उनका ख़ानदान भारत में मुंतकिल हो गया था, जहां उन्होंने आला तालीम हासिल की और उन्होंने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी मुआशियात में डिग्री हासिल की और फिर मुआशियात में एमए करने के बाद डीलिट भी किया और उसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटियों ने उन्हें एजाज़ी तौर पर डॉक्टरेट की डिग्री भी दी और फिर आज उनका इंतकाल हो गया है। बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो जिस वक्त वो वज़ारत उस्मा के मनसब पर फायज थे तो पाकिस्तान के साथ कंपैरेटिवली हालात बेहतर थे। एक दोस्ती का ताल्लुक भी था और रवाबित भी बेहतर थे। वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ के परफॉर्म करते थे, यहाँ के वहाँ जाके परफॉर्म करते थे। सरहदें इस तरह से नहीं थी, टेंशन जिस तरह से मोदी सरकार में हुई। बार वो जहान फानी से रुखसत हो चुके हैं। अब हम इस साल में जो लोग चले गए हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने बताया था कि बहुत से न्यू एंट्रीज हुई हैं, बहुत से शोबे सितारों के घरों पे बच्चों की पैदाइश हुई है, लेकिन उसके साथ साथ आने जाने का सिलसिला तो चलता ही रहना है। यही कुदरत का निज़ाम है और बहुत से जो शोबिस की शख्सियात इस दुनिया से रुखसत भी हुई हैं। उनका जिक्र कर लेते हैं। टेलीविजन से वाबस्ता शेफ नाहीद अंसारी वो रुखसत होने वालों में शामिल हैं। इसी तरह से मज़ाही अदाकार सरदार कमाल हैं, मौसीकार अख्तर अल्लादित्ता और दीगर भी इसमें शामिल हैं जो 2024 में हमें छोड़ गए, यहाँ से चले गए, तो उनको याद किया जाएगा, उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। और इसी तरह से बहुत सारे, ये तो वो शख्सियात हैं जो जिनको आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। शेफ नाहीद हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे थे और इसी तरह से शोबिस की वो शख्सियात जिन्होंने नुमाया किरदार अदा किया है और उसके साथ साथ ये वो सारी शख्सियात हैं जो कि टीवी से वाबस्ता रहीं, अपनी खदमात सर अंजाम दी। शेफ नाहीद हों या दीगर लोग हों, वो जिनका कंट्रीब्यूशन है इस शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ ड्रामा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, जिसके अंदर मौसीकार कमाल अख्तर अल्लादित्ता है और मज़ाही अदाकार सरदार कमाल हैं, शेफ नाहीद हैं और ये वो सारी शख्सियात हैं जो कि टीवी से वाबस्ता रहीं और 2024 में इन्होंने जहान फ़ानी को खैर बात कह दिया। आगे बढ़ते हैं और नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दीगर इशूज़ भी हैं, पोलियो पर भी बात करेंगे। तशवीशनाक सूरत हाल है, मुसलसल बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा सक रहा। और हुकूमत तमाम तर इकदाम भी करती है, हर साल मुहिम चलाई जाती है और पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, वैक्सीनेशन बच्चों की होती है, लेकिन इसके बावजूद पोलियो के जो केसेज हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं और इनके ऊपर किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोकथाम क्या किस तरह से मुमकिन है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तफसील के साथ। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ वबाओं के हवाले से। आप जानते हैं दुनिया भर में आज वबाओं से निपटने का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का जो मकसद है बुनियादी तौर पे ये है कि किसी भी वबा से लड़ने के लिए पहले से तैयार रहने की तरगीब दी जाए और किसी भी किस्म की वबा से लड़ने की तैयारी, रोकथाम और सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने की गर्ज से साल 2020 में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वबाई अमराज की तैयारियों का दिन मनाया गया था। और वबाई अमराज मुतअद्दी बीमारियों की वजह से फैलती हैं। मुतअद्दी अमराज से मुराद वो बीमारियां हैं जो हवा, पानी, दीगर ज़राए से हम तक पहुंचती हैं। सांस लेने से, नाक गले की जैसे बीमारियां हो गई, आपको कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो वबा फैल गई है। तो जो इस तरह की जो वबाई अमराज हैं उनकी रोकथाम के लिए हमने देखा कि एमरजेंसी यूनिट्स बनाए जाते हैं अस्पतालों में भी, जो कि इस वबा से निमटने के लिए मुतहरक हो जाते हैं। जब ये वबा किसी भी शहर, किसी भी मुल्क को अपनी लपेट में लेती है तो उसके लिए जो इकदाम किए जाते हैं, आज उन्हीं का आलमी दिन मनाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको एक फोर्स तरतीब देनी है और अपना इम्यून सिस्टम भी इससे बचाव को मुमकिन बनाना, बचाव किस तरह से करना है, इसकी मेडिकेशंस और इसको एक दूसरे के साथ किस तरह से आपने कनेक्ट करते हुए इसको कंट्रोल में करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि हम हर
कोई 4 साल 5 साल या 10 साल के बाद हम किसी ना किसी वबाई मर्ज से और अगर गुजर रहे होते पूरी हैं। सदी की सबसे बड़ी वबा कहा जाए तो वो कोविड है, बिल्कुल। और इसका पूरी दुनिया शिकार हुई, और इस मेरे ख्याल में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ढकी हुई छुपी हुई बात नहीं है। हर ख़ानदान का, हर फैमिली का कोई ना कोई शख्स इससे मुतासिर हुआ था। तो इससे आगाही बहुत ज़रूरी है, इससे बचाव के लिए इकदाम बहुत ज़रूरी हैं, और वही बात कि अपने इम्यून सिस्टम को, अपनी खुराक को मजबूत और बेहतर बनाना। अदरवाइज जो पैनिक क्रिएट हो जाता है, इस तरह की का मर्ज, इस तरह की वबा अगर फैलती है तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, जिस तरह से हमने कोविड के दौरान भी देखा, लोगों में भगदड़ मच चुकी बिल्कुल ऐसी है, और अपनी अपनी पड़ चुकी थी सबको, तो उसमें एक एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पोते की। जी हाँ, ज़ैद हुसैन नवाज की निकाह की तकरीब थी, और जो वीडियो है वो बहुत वायरल हुई है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत की है, और तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और दूल्हा दुल्हन के ख़ानदानों के करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। जी, पार्टी ज़ाये ये बताते हैं कि तकरीब में मरियम, औरंगज़ेब और ख्वाजा आसिफ समेत कुछ दीगर पार्टी रहनुमा भी शरीक हुए। यूँ तो इस तकरीब की हर बात ही ख़ास थी, लेकिन जो बात आवाम को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है ज़ैद हुसैन नवाज़ की अपने निकाह के मौके पर तलावत करना। और ज़ैद हुसैन की खूबसूरत आवाज़ में तलावत की वीडियो जो है वो वायरल हो गई है। कहाँ पर उनके घर वालों को लीडर की जगह पर देखा जाता है, और बच्चा जो है वो इतना सोबर और डिसेंट जो है, उसने अपनी ही शादी, अपने निकाह के ऊपर जिस तलावत की, बड़ा खूबसूरत आवाज़। आप भी सुनिए और बताइए कि कैसी आवाज़ है। खूबसूरत की रात के साथ ज़ैद हुसैन नवाज़ की तिलावत कुरान पाक, और इसको पूरी सोशल मीडिया पे भरपूर पजीराई मिल रही है, सराहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और निकाह का आगाज़ बड़ा खूबसूरत था, मुबारक आगाज़ किया है, और यकीनी तौर पे दाद के मुस्तहिक हैं। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा इक़दाम है मुत्तहिदा, बिल्कुल जी, और इसके बारे में आपको याद होगा हम बात कर कुछ दिन पहले हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए। तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने तमाम अमाराती जोड़ों के लिए जनवरी से कबल इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बंधने के लिए 2025 में जो उन्होंने कहा है कि जीनियाती टेस्टिंग का ऐलान किया है कि ये सबसे अहम होगा और ये ज़रूरी होगा, जिसका मकसद ये है कि आइंदा नस्लों की सेहत की हिफाजत की जा सके। प्रोग्राम जो है वो हालिया अमाराती हुकूमत की सालाना मीटिंग्स में अमारात जेन्यूम कौंसिल की हिदायत के मुताबिक ये तहत किया गया है, और इसको अब मंजूर कर लिया गया है कि अब जीनियाती टेस्ट पहले होगा और उसके बाद फिर शादी हो सके। और इस टेस्टिंग प्रोग्राम के अंदर 800 से ज़ायद जोड़े हैं जिसकी स्क्रीनिंग की गई है। नताइज में 86% जो जोड़ों हैं उनको जीनियाती तौर पर मुताबिकत पजीर पाया गया है, जबकि 14% को इजाफी ख़ानदानी मनसूबाबंदी के इक़दाम की ज़रूरत पेश आई है। तो यही वो बुनियादी वजह है जिस के ऊपर हम भी बात कर रहे थे कि ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही आपके ऊपर लागू करे तो आप इस पर अमल करें। हमें अपने तौर पर भी, जब तक ये पाकिस्तान का कानून नहीं बन जाता, हमें भी इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए कि आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं वो इससे मुतासर ना हो, उसमें कोई बीमारी या कोई मसाइल पैदा ना हो। हमें टेस्ट करवाने चाहिए, और अगर किसी के अंदर कोई मसला है, किसी के जीन्स में मसला है, किसी में कोई डेफिशिएंसी है, तो उसको बर वक्त उसका इलाज करने के बाद अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ये जीनियाती टेस्ट नहीं करवाते हैं तो उसका अल्टीमेट नुकसान आपको ये होता है कि आपके बच्चे उन बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। वो एक तकलीफ दे मरहला है किसी भी कपल के लिए। तो जहाँ पर दूसरे ममालिक इतना सोच विचार कर रहे हैं आने वाली नस्ल के लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए, हमारी खुद की ज़िंदगी के लिए कवानीन बना रहे हैं, तो वहाँ पर हमें भी ज़रूरत है हमारे अपने मुल्क में भी इस तरह के कवानीन बनने चाहिए। कवानीन नहीं बन रहे तो हमें इनफरादी तौर पर ये टेस्ट जो है वो लाजमी करवाने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। अजीम, वेलकम बैक। और बात कर लेते हैं कुछ खेल की। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला जो टेस्ट मैच था उसका आगाज़ तो हो चुका है, और आज उसका दूसरा रोज़ होगा। मेज़बान टीम 82 रन के साथ इनिंग्स का आगाज़ करेगी। उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन हमें बड़ी मायूसी हुई है। हमारे 7 बल्लेबाज भी सिर्फ 211 रन पे ढेर हो गए, कोई भी नहीं चला। इसकी वजह क्या है? अच्छा, कल हम जब स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया गया था कि उनमें तो तब्दीलियां की जा रही हैं, और जिस तरह से वो 7 बल्लेबाज जो है वो शामिल किए गए थे कि बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी हो जाएगी, तो वनडे जितना स्कोर भी नहीं कर सकते। तो पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर, आपको वेलकम कहेंगे। मीर साहब, ये हुआ क्या? और इससे पहले कि पीजे मीर साहब से हम बात करें, हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, अशरफ साहब भी होंगे, और उनसे भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में उम्मीदें आप ही को थी। आप कह रहे थे कि अब 7 बल्लेबाज शामिल कर लिए गए हैं, इसीलिए थी ना कि मतलब इतनी बड़ी हमने बैटिंग लाइन ऐड की है। 7 बल्लेबाज, चले कोई एक तो चलेगा, 2 तो चलेंगे, कोई तो सेंचुरी बनाए। सेंचुरी तो किसी ने नहीं बनाई, लेकिन हुआ क्या, कुछ समझ में आया? जाते रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत मज़ामत दिखाई है कामरान गुलाम ने, 54 रन बनाए, रिजवान 27
27 पर आउट हो गए, सलमान आगा 18 पे, सऊद शकील 14 पे चलते बने। और जिस तरह से बाबर आजम गए हैं, उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बाबर आजम को एक बार फिर से हमने फॉर्म में देखा था, जो वापस आ गए से जो कप्तानी का बोझ हटाया गया है, तो उसके बाद हम तवक्को कर रहे थे कि अब वो परफॉर्म कर पाएंगे। 4 स्कोर करके चले गए यार। आप अगर बाबर आजम साहब से हम ये कहेंगे कि आप ये भी ना करके जाते तो हम पे भी बाबर आजम की क्लास भी है ना, उनसे एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि आप कम से कम उसकी लाज रख लें, हमारे पाकिस्तानियों के एक्सपेक्टेशंस की लाज रख लें, कुछ ऐसा कर दें कि जिससे कम से कम भरम रह जाए, और कुछ वहाँ पे जाके जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि मोमेंटम बरकरार रहेगा वनडे वाला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। चौधरी साहब, कल जब 7 बल्लेबाजों को ऐड किया गया था, जुनेद बड़े पूरी उम्मीद थे कि क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन कमज़ोर होती है, हमेशा हम वहीं पे मार खाते हैं, सिर्फ और इन्हिसार जो है वो हमारी बॉलिंग पे होता है, तो इस बार कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन स्कोर आपने देखा जितना महदूद किया है, कामरान गुलाम के अलावा कोई भी नहीं चला। बाबर आजम वो तो 4 पे ही चले गए, तो ये समझते हैं कि बल्लेबाजों ने ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाना भी कोई कारआमद नहीं है। खेलेंगे तो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे, चाइना वाला माल है। बिल्कुल ठीक है। आपकी जो देखें, बतौर पाकिस्तानी हमारी तवक्कुआत तो पाकिस्तान टीम से यही होनी चाहिए थी, और अगर स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड तो बेहतरीन अनाउंस किया गया था, और ये जो प्रॉपर टेस्ट स्क्वाड था वो था। और जहाँ पर बात है सेंचुरियन के ये स्पार्क की, तो इस मैदान में कभी भी पाकिस्तान टीम माजी में नहीं जीती, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जब टीम में जाती है ना, तो वो पर्थ से आगाज़ करती हैं उन टूर्स का, ताकि वहाँ पर उनको टीम को हरीफ टीम को पहले मैच में शिकस्त देकर अंडर प्रेशर कर लिया जाए। तो जनूबी अफ्रीका के दौरे में भी जब कोई टीम जाती है, मेहमान टीम जाती है, तो वो यहाँ से सेंचुरियन से शुरू करते हैं। ये फास्ट बॉलर्स का ट्रैक है, यहाँ पर बल्लेबाज कभी भी कामयाब नहीं हुए। जो कामयाब थोड़े बहुत रन्स बनाते हैं, लेकिन बल्लेबाजों को तो हमने आजमा लिया, हमने बॉलर्स अपने भी सही तरीके से हमने उनको भी यूटिलाइज नहीं किया है। 3 पेसर्स को यूज किया हमने सिर्फ। नहीं, हमने 4 पेसर के साथ वहाँ पर मैदान में, लेकिन अभी तक यूज 3 किए, क्योंकि वो दिन के आखिरी वक्त था, और उसमें भी हमने 3 विकेटें ली। देखे, पहले दिन में विकेटों की जो झड़ी लगी है, 13 विकेटें गिरी हैं, 10 हमारी गिरी हैं, 3 उनकी भी गिरी हैं। अब हमारे बॉलर्स का इम्तहान है कि यहाँ पर बॉलर्स किस तरह की कारकर्दगी दिखाते। देखिए, मोहम्मद अब्बास को आपने 4 साल के वक्फे के बाद लिया है, आप बॉलर फिर किस तरह आपको परफॉर्म करके दे का उस बॉलर को पता ही नहीं होता कि उसने कौन सी सीरीज में इन हो जाना और कौन सी लंबा अरसा उनको बिठाए रखने की वजह क्या है चौधरी साहब? आपको जरूरत पड़ती है तो फिर जारी बात है वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। देखिए जी, पिछला दौर जा रहा था, उसमें एक खिलाड़ियों का ग्रुप बन गया था, वो एक दूसरे को कोई भी नहीं बाहर निकाल रहा था, और लंबे अरसे थे। जब से मोहसिन नकवी आए हैं और इन्होंने प्लेयर्स की शफलिंग शुरू की है कि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए। अब शहनशाह अफरीदी ने वनडे और T20 में बेहतरीन बॉलिंग की है, और पाकिस्तान के जो 2024 में वो टॉप विकेट टेकर भी रहे हैं। तो इस लिहाजा अब उनको चैंपियंस ट्रॉफी के तक फिट रखने के लिए उनको जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से आराम दिया गया, और मोहम्मद अब्बास को जिन्होंने 2021 में आखिरी टेस्ट मैच खेला था, उनको दोबारा पाकिस्तान स्क्वाड में लेके आए हैं। लेकिन अभी कबल अज वक्त है, ये टेस्ट जो है ये फास्ट बॉलर का होगा। अब हमारे बॉलर्स दूसरे दिन किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, आज का जो दूसरे रोज़ का खेल होगा, उसके पहले 1 घंटे का खेल बहुत अहमियत का अमल है, और उसमें हमारे बॉलर्स अगर अफ्रीकन टीम को आउट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ा ये फैसला कौन मरले में दूसरे रोज में दाखिल। अगर हमें ये बात पता है, इससे पहले भी आपने कहा कि कभी भी पाकिस्तानी टीम जो वहाँ से जीत नहीं पाई है, सेंचुरियन के जो पिच ऐसी है, शायद प्लेग्राउंड ऐसा है कि वहाँ पर हमारे बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। 7 बल्लेबाज फिर ऐड करने की ज़रूरत ही क्या थी अगर हमें पता था? हमने पिछले तमाम तजर्बों से सीखा नहीं कि हमारे बल्लेबाजों की बजाय हमारे बॉलर्स ने यहाँ पर परफॉर्म करना है, तो ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं। चल, क्योंकि आप नो डाउट ये विकेट फास्ट बॉलर्स की है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज इसलिए कि हम बोर्ड पर कुछ तो रन बना सकें। अगर एक नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वें नंबर तक हमने बैटिंग शामिल करने का ये मकसद था। अगर ये बैटिंग आपकी 7वें नंबर पर ना होती तो आप 125 रन पर आप ढेर हो चुके होते। अच्छा, लेकिन मजामत तो जॉय साहब माजरत के साथ किसने भी नहीं की, कोई एक सीनियर या जूनियर कोई भी नहीं चला। बाबर आजम 4 पे चलते बने और रिजवान सिर्फ और सिर्फ 27 रन बना सके, तो हम किससे एक्सपेक्ट करें?
कामरान देखिए गुलाम ने कामरान चर्चा गुलाम और की है, वो थोड़ा- रिजवान के दरमियान जब पार्टनरशिप कायम थी, ये 70 रन से जायद की पार्टनरशिप जब कायम हुई तो उस वक्त दिखाई दे रहा था कि अगर ये पार्टनरशिप पाकिस्तान 100, 125, 150 रन तक ले जाता है ना, इसके बाद पाकिस्तान बोर्ड पर एक अच्छे रन बना लेगा और उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं, देखें कोई शक नहीं है नसीम शाह में, मोहम्मद अब्बास में कोई शक नहीं है, अब्बास अफरीदी में कोई शक नहीं है, ये वो बॉलर्स हैं इन्होंने माजी में भी परफॉर्म कर रखा हुआ है, तो इसी परफॉर्मस की बिना पर उनको टेस्ट स्क्वाड का आपकी राय ये कि सेंचुरियन की पिच पेसर्स के लिए है, इस पे ज़रूरत भी नहीं है किसी स्पिनर को आजमाने की, या उसका फ़ायदा हो सकता है अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए? देखिए जी, ये हम हरीफ टीम को देख के इस बात का फैसला करते हैं कि अगर ये विकेट ही फास्ट बॉलर्स की है, इस पर हम स्पिन बॉलर को खिलाते हैं और वो मज़ीद नाकाम होता है, तो फिर तो वो फैसले पे उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। और जनूबी अफ्रीका ने हमसे पहले, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड भी है, उन्होंने जब अपना स्क्वाड फाइनल स्क्वाड अनाउंस किया तो उन्होंने कोई भी स्पिन बॉलर नहीं है। देखें उनके पास जो महाराज हैं, केशव महाराज, बड़े ज़बरदस्त दुनिया के टॉप स्पिन बॉलर हैं। अगर उन्होंने अपना टॉप स्पिन बॉलर शामिल नहीं किया, इसका मतलब है कि ये फास्ट बॉलर उसके बाद जब पाकिस्तान टीम का भी बनता नहीं था कि स्पिन बॉलर के साथ जाए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपके पास पार्ट टाइम सलमान अली आगा स्पिन बॉलर मौजूद हैं, ऑलराउंडर के तौर पर आपके साथ खेलते हैं, अच्छा, तो लिहाजा आप उनसे भी फायदा उठा सकते हैं। आपने कहा कि जब खिलाड़ियों को इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा जाता है तो फिर वो भी भूल जाते हैं कि क्रिकेट क्या है और किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस देनी है, किस तरह से उन्होंने खेलना है, और फिर एक मजबूत टीम है, हम एक कमज़ोर टीम की तरह नहीं देख सकते हैं। क्यों फिर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जब हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं, किसी भी ऐसी तगड़ी टीम के मद्दे मुकाबिल होते हैं, तो हम अपने उन प्लेयर्स को उठा के टीम में अचानक से शामिल कर लेते हैं जिनको हमने 3-4 साल से बिल्कुल रेस्ट पे रखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट मैं आप मोहम्मद अब्बास की बात कर रहे हैं। जी, जी। मोहम्मद अब्बास देखिए पाकिस्तान टीम में नहीं था, लेकिन वो काउंटी क्रिकेट मुसलसल खेल रहा था इंग्लैंड में मुसलसल, और वहाँ पे टॉप परफॉर्मर है। उनको ये नहीं कि वो बगैर परफॉर्मेंस के पाकिस्तान में आए, फिर वो जब पाकिस्तान वापस आए काउंटी क्रिकेट खेलकर, तो डोमेस्टिक में जो उनकी टीम है, स्टेट बैंक की टीम, वो की तरफ से वो खेले, सियालकोट की जानब से वो खेलते हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाया वापस आके डोमेस्टिक में भी। तो ये नहीं है, वो परफॉर्म करता हुआ डोमेस्टिक में भी उसकी परफॉर्मेंस थी, इंटरनेशनल सतह पर लीग काउंटी इंग्लिश काउंटीज़ में उसकी परफॉर्मेंस थी, उस बिना पर आया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टीम में उसकी जगह नहीं बन रही थी, पिछले 4 साल से परफॉर्म कर रहा था, और वो इस बात पे भी हमारे एक न्यूज़ के वो प्रोग्राम में भी आए, तो उस वक्त भी उन्होंने यही बात कही कि मुझे मौका मिलने का इंतजार है, मौका मिल चुका है, तो मैं देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज दूसरे दिन का इसमें फैसला हो जाएगा। पहले घंटे के अंदर पहला घंटा बहुत अहमियत का हामिल होगा। उम्मीद करते हैं कि कमबैक करेंगे हमारे जो बॉलर्स हैं, अब बॉल उनके कोर्ट में है, उन्होंने परफॉर्म करना है। और हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं साइबर नाइफ, जो कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बगैर ऑपरेशन किए मरीजों को शुआओं के जरिए इलाज करके ठीक किया जा सकता है। ये जो तरीका इलाज है बड़ा ही कामयाब रहा है, और इसकी शरह जो कामयाबी है वो 99% है। तो ये एक अहम तरीका है इलाज का। किस तरह से ये पाकिस्तान में काम कर रहा है, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज़ साहब हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट घुरकी हॉस्पिटल, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तरीका ये जो है बहुत ही, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। साइबर नाइफ में 99% जो इसके रिजल्ट्स हैं वो देखे जा रहे हैं। तो किस किस मर्ज का इलाज मुमकिन हो सकता है और तरीक़ाकार क्या होता है इसका? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। मैं साइबर नाइफ पे आने से पहले एक सेकंड ये बता दूं कि 92 का जब हम वर्ल्ड कप क्रिकेट जीते थे तो मैं टीम का डॉक्टर था। अच्छा, जबरदस्त, अच्छा, साइबर नाइफ जी एक मशीन, इस साइबर नाइफ जो मशीन है, ये कैंसर, शुरू के कैंसर 2 इंच तक इनका साइज हो, उनको ये जला देती है कंप्यूटर की मदद से। खास शुआएं, सिर्फ बीमार जो हिस्सा होता है ट्यूमर वाला, रसौली वाला, उसको, जो आम शुआएं हैं जब वो लगाई जाती हैं कैंसर को, तो जो नॉर्मल टिश्यूज हैं इर्द गिर्द के, मसलन अगर फेफड़े का कैंसर है तो उसमें शुआएं लगेंगी तो नॉर्मल फेफड़ा भी डैमेज हो जाएगा। मगर इसमें यह है कि सिर्फ उस चीज को ही ये अटैक करता है। इसके लिए जरूरी यह है जी कि जल्दी तशखीस हो और फिर जल्दी जल्दी इसका इलाज हो जाए। ठीक है। ये मशीन $4 मिलियन की मशीन है, ठीक है। और पाकिस्तान के अवाम का कोई मुकाबला नहीं है
अगर इनको तो आप डॉक्टर साहब पे इसका तो फिर यकीन इलाज और भी बड़ा महंगा होगा, क्योंकि मशीन इतनी महंगी है, फिर इलाज भी महंगा होगा। क्या हर बंदा अफोर्ड कर सकता है? ये आपका बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ये अमेरिका में एक मरीज के इलाज पे $1 लाख लगते हैं। अच्छा। बर्तानिया में, पूरे बर्तानिया में ये 4 मशीनें हैं और वहां पे तकरीबन 30,000 पाउंड खर्चा आता है। ठीक है। हमारे यहाँ औसतन 5 सेशंस लगते हैं इन हम्म। शुआओं के। ठीक है। और ये दिमाग के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, जिगर के कैंसर, रीढ़ की हड्डी के कैंसर, प्रोस्टेट की रसौलियां, इन सब में बहुत कारआमद होते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ इसका 5 सेशंस का खर्चा, जो कि हमारी कॉस्ट है, बिजली, स्टाफ, मेंटेनेंस, 12.5 लाख रुपया खर्चा आता है, जिसमें से 7.5 लाख रुपया हमें ये हेल्थ कार्ड से मिल जाता है। ये बहुत ही बड़ी नेमत ये है। तो यकीनी अल्लाह तौर करे पे ये जारी बहुत ही रहे। खुशाइंद है डॉक्टर साहब। और ये जो इसकी खसूसियात हैं, इसमें ना ही बेहोश किया जाता है मरीज़ को, ना इसमें खून बहता है, बल्कि रोबोट मरीज़ से तकरीबन 2 फुट के फासले पर मुख्तलिफ अतराफ से जो शुआएँ हैं उसके ज़रिए ऑपरेट करता है। एक तो ये बताएगा कि ये फैसिलिटी पाकिस्तान में किन किन हॉस्पिटल्स में है और कितने अरसे के बाद एक मरीज़ की बारी आती है अगर वो आज रब्ता करता है हॉस्पिटल से? तो ये 2 हैं जी, 2 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में। सबसे पहला कराची में, ठीक। और वहां पे अब माशाल्लाह से दो मशीनें हैं। और ये ठीक है। हुकूमत नहीं, ये साहिब सरवत लोग चला रहे हैं। जबरदस्त। और माशाल्लाह। उन्हीं की मदद से हमने यहाँ भी सेंड किया, क्योंकि कराची की मशीनों में 35% कम से कम जो मरीज जाते थे वो शौकत खानम लाहौर से जाते थे। ठीक तो है। हमने सोचा कि चलें, इलाज तो मुफ्त हो रहा है, लेकिन जाना, रहना, खाना पीना। तो जाहिर है बहुत हमारे यहाँ मुश्किल तो है एक जी मरीज के लिए। चंद चंद दिनों, बल्कि चंद हफ्तों में मरीज की अल्लाह के फजल से बारी आ जाती है। और और स्ट्रेचर पे लोग आते हैं और इसके बाद अल्लाह के और फजल से शिफायाब चल के होकर जाते जाते हैं। हैं। डॉक्टर साहब अगर हम बात कर लें एज वाइज, बच्चों और बड़ों में एक ही तरह से ये शुआएं देकर उनका इलाज किया जा सकता है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी बहुत सारी मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, जिस तरह जिन बीमारियों का जिक्र इसमें हो रहा है, जिनकी तशखीस के बाद इलाज जो है वो इस लेज़र ट्रीटमेंट से किया जा सकता है। तो क्या बच्चों के ऊपर भी इसी तरह से असरअंदाज होगा ये और इसी तरह से काम करेगा? बिल्कुल हो सकता है जी। बच्चों को सिर्फ थोड़ा सा नींद की दवा देनी पड़ती है, सेडेट, क्योंकि वो मशीन में उनको रखना जरा मुश्किल होता है। ठीक। वरना उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 100 साल उम्र हो, चाहे 1 साल उम्र हो, ठीक है। सबका इलाज इन दवाओं से हो सकता है, क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं है। ये बिल्कुल सेफ है और तो कंप्यूटर की डॉक्टर साहब मदद क्या से ऐसा भी हो बिल्कुल सकता है कि बीमारी दोबारा से आपके ऊपर अटैक कर दे, एक दफ़ा लेज़र ट्रीटमेंट के बाद दोबारा से आप उस मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं, या चांसेस नहीं है इसके? ये जो रसौली है जी, जिस जगह पे होती है वहां से तो वो मुकम्मल खत्म हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो मेटास्टेसिस हम कहते हैं, जो और जगहों पे फैला हो, हम्म। वो अगर ज्यादा हो जाए तो उनके उनके साथ दोबारा हो सकता है। हम लोगों ने 20-20 छोटी छोटी रसौलियां भी दिमाग में एक वक्त में शुआओं से उनका इलाज किया है। ओके। और डॉक्टर साहब इसमें किसी किस्म का दर्द भी नहीं होता मरीज को, ये बात ठीक है? बिल्कुल नहीं, बड़े सुकून से मरीज होता है। ना कोई दर्द होता है, ना कोई बेहोशी देनी पड़ती है। बड़े आराम से तसल्ली से लेट के, और वो कंप्यूटर सारा काम करता है, और बाकी अल्लाह के फजल से मरीज ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी ये क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है, पाकिस्तान में तो 2 ही जगहों पर मौजूद है और वो भी काफ़ी कॉस्टली इलाज है, पेशेंट जो है वो उनको क्या फ्री इलाज भी दिया जाता है, जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते इतने अखराजात? क्या इस तरह की भी कोई आपके पास सहूलत मौजूद है जो लोग आपसे रब्ता करना चाहें? जी, अभी भी हमने अब तक 700 मरीजों का इलाज किया है, और अक्सरियत इनमें से सेहत कार्ड के मरीज ठीक होते है। हैं, जो 2/3 खर्चा सेहत कार्ड दे देता है, और जो बाकी कुछ रह जाए तो वो मुखय्यर हजरात दे देते हैं। दुरुस्त। हुकूमत से हमने बहुत दफा अपील की है कि जी, ये आप ही के मरीज हैं, हमारे पाकिस्तानी, तो आप भी हमारी इसमें मदद करें, ताकि हम इनको और मौसर अंदाज से
मरीजों का इलाज कर तो सकें। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल, जो अब आप तक बता रहे हैं सेहत सेहत कार्ड, कार्ड ये में भी तो बहुत हेल्प मेरे ख्याल में काफ़ी फ़ायदेमंद है, और ये भी हुकूमती की स्कीम है जो कि पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी, लेकिन उसको अभी भी उससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये बात दुरुस्त है? देखिए, अल्लाह करे कि वो चलती रहे। जी। उस पे बहुत कदगन लग रही है। जिस हिसाब से उसका इस्तेमाल मुमकिन था, ठीक है। हम लोगों ने खुद उसका गलत इस्तेमाल करके हुकूमत को मजबूर किया है कि उसके बारे में दोबारा सोचे। बिल्कुल लेकिन दुरुस्त। अच्छी उस पे हम अच्छी निगरानी करके अगर वो करें, तो उससे बेहतर कोई बिल्कुल और मेरा ठीक है। ख्याल है अभी तक पाकिस्तान में चीज इंट्रोड्यूस नहीं हुई। बिल्कुल बहुत ठीक, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर अजीज साहब, प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं गुर की हॉस्पिटल के, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब ना तो कट लगेगा, ना ही दर्द होगी, ना ही खून बहेगा, और आप इलाज जो है वो करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन कुछ लोग सेहत कार्ड को इस्तेमाल करते हुए भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। और आगे इसके बढ़ते अलावा हैं जनाब, नाज़रीन, बॉलीवुड के भाईजान, बिल्कुल जी, भाईजान, सलमान जी खान हाँ। को कौन नहीं जानता, मतलब वो सबके कई भाईजान हैं। दिलों की धड़कन है, लेकिन कहलाए वो भाईजान ही जाते हैं, तो वो 59 बरस के हो गए हैं। बिल्कुल, और देखने में तो नहीं लगता है जितना उन्होंने अपने आप को मेंटेन अच्छा नहीं, रखा आप हुआ है। लगने लग गए हैं थोड़े से वेट हाँ, गेन लेकिन करने के 60 बाद साल आप के तो लगने नहीं लग लगते जाते ना, हैं। वो ठीक है, एज का जुनैद फैक्टर लगते तो होता आप है। भी नहीं है 60 साल के, भाईजान के साथ साथ जो जुनैद को भी अगर आपने आप मुझसे देखें बदला ले लिया, चले कोई बात नहीं, मैं हिसाब बराबर करूंगा किसी मौके पे। लेकिन अब खवातीन के साथ आप उम्र के मामले में बहस कर नहीं बात सकते, नहीं कर नहीं तो फिर सकते। बात बहुत आगे निकल जाती है आगे ना। निकल जाती हमने है, प्रोग्राम भी लेकिन- करना है, हम कहीं और निकल जाएंगे। खैर, लेकिन जी। दबंग खान के नाम से मशहूर हैं बॉलीवुड के हीरो। 27 दिसंबर 1965 को मुंबई में पैदा हुए थे, और सलमान खान का हकीकी नाम है अब्दुल रशीद सलीम। अच्छा, ये मेरे लिए अनोखी बात है, ये मेरे लिए भी, first मतलब time सुना। अब्दुल रशीद सलीम सूट भी नहीं करता ऐसे अगर यार। ये नाम होता तो शायद ये इतने हिट भी इतने हिट भी नहीं होते। अच्छा, वैसे हमने ये देखा है कि बहुत सारे अदाकार जो हैं या अदाकाराएं, उनके नाम हमने तब्दील देखे हैं। माजी की जो बहुत सारे अदाकार अदाकाराएं हैं, उनके नाम भी जो जेन्युइन नाम थे वो कुछ और थे, फिल्मी नाम कुछ नाम और थे वो होता है, कुछ और बिल्कुल ऐसा ही थे। है। तो अगर इनका नाम ये रशीद सलीम होता तो उनके वालिद जाहिर का है नाम कि- सलीम खान था, और इंडस्ट्री के एक मशहूर स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर हैं, घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से। और उनकी सौतेली वालिदा जो हैं वो हेलन, जो कि मशहूर वो एक डांसर भी थी, वो खुद भी एक डांसर एक्टर और थी, डांसर बहुत भी सी थी। फिल्मों में उन्होंने काम किया। जरा उनकी एक्टिंग पे नजर डालते हैं भाईजान के, सल्लू मियां के। इतनी खूबसूरत और जानदार अदाकारी के कुछ लम्हों के लिए बंदा खोकर रह जाता है। और मेरे ख्याल में इंडिया और पतले वाले इस पाकिस्तान साइड- में पतले वाले इस तरफ, मोटे वाले इस मोटे तरफ, वाले और फिट वाले मेरे पीछे कोई भी पीछे। नहीं है। और आपको पता है बड़े कि खूबसूरत अंदाज। रोमांटिक मूवीज़ के भी बहुत दिलदादा हैं, बहुत से इनके फैंस हैं। तो ज़रा इनके फिल्मी गानों के ऊपर भी नजर डाल बिल्कुल लेते हैं। देखा जाता। भाईजान बैचलर और भाईजान। सलमान खान को जो भाईजान कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बुनियादी तौर पे वो बॉलीवुड के वाकई में भाईजान हैं। बहुत से जो उन्होंने डेब्यू करवाए हैं लड़कियों के, लड़कों के इंट्रोड्यूस करवाया उनको, और वो अच्छा, एक सुपर और हिट हीरो चीज़ हीरोइन है, बन चुके हैं। जुनैद, और एक जिससे और वो चीज़। पंगा ले लें वो फिर सर्वाइव भी मैं नहीं यही कर सकते। कहने जा रही थी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि भाईजान से जो पंगा ले ले फिर वो टिक नहीं वो पाता, बॉलीवुड में इंडस्ट्री टिकना उसके लिए नहीं रह मुश्किल हो जाता है, पाता। जिसमें विवेक ओबराय हैं, हिमेश रेशमिया के बहुत साथ सारे जो लोग तो उनकी चले थी। गए दुनिया से। और अरिजीत सिंह बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन उनके साथ पंगा लेके वो सर्वाइव नहीं कर सके थे। और इसी तरह से हमने देखा है कि बहुत से ऐसी लड़कियां थी, हीरोइंस थी, जिसमें कतरीना कैफ से लेके बहुत से सारे और नाम है। नए नाम लेकिन हैं एक और जिनको चीज भी डेब्यू है कि करवाया। जो भाईजान उनको कहा जाता है वो इसलिए कि वो शादी की तरफ नहीं आ रहे। अब तक उन्होंने किसी लड़की को ये नहीं कहा कि भाई तुम मेरी जिंदगी की, और हर मूवी के साथी साथ उनसे यही बनोगी। सवाल होता है साफियों की तरफ शादी से, कब कर रहे मीडिया हैं? की तरफ से कि भाईजान शादी कब कर रहे हैं, तो उसको वो टाल मटोल से काम ले लेते हैं। ऐश्वर्या के साथ उनका जो अफेयर था, अफेयर्स तो उनके बहुत सारे मशहूर हुए, लेकिन हकीकत के करीब रूप पर नहीं कौन बनी धारता है, बिल्कुल। ये और ये वक्त ही 2025 का जो साल शुरू होने जा रहा है, हम यही देखेंगे कि क्या 2025 का साल सल्लू भाई की शादी का साल हो सकता है या नहीं हो सकता। बहरहाल एक बड़े स्टार हैं और उन्हें हमने आज ट्रिब्यूट भी पेश कर दिया। हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद। यहाँ पर एक शामिल करेंगे ब्रेक, आपका ही ब्रेक के मजा बाद आएगा हमारे Stay साथ with us। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और नाज़रीन बात करते हैं हुकूमत पाकिस्तान जो काबिशें और कोशिशें कर रही है जिनसी तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए। तो जो इस वक्त मुकदमात की मौसर तहकीकात प्रोसिक्यूशन के लिए मुख्तलिफ क़वानीन भी बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे GBV ट्रैकर के ऊपर कि ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से जेंडर बेस्ड perform करता है। वायलेंस जो है इसके खात्मे के लिए किस कदर मौसर इकदाम किए जा रहे हैं पाकिस्तान भर के अंदर भी, और ख़ास तौर पे अब जो प्रोविंस की जिम्मेदारी है, प्रोविंस खुद मुख्तार हैं,
चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हों, मसाइल हों, उनके ऊपर काबू पाना वुमेंस का भी काम है और इसके लिए वज़ीर आला पंजाब खासी मुतहरिक दिखाई दी हैं। कितनी अब तक कामयाबी हासिल हो चुकी है, क्या क्या इक़दामात बनाए किए जा चुके हैं और अगले टारगेट्स क्या हैं, इस पर बात करने के लिए सैयद फरहाद अली शाह साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको फरहाद साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। थैंक यू। इससे पहले कि हम इशूज़ पर जाएँ, एंटी रेप एक्ट 2021 के तहत जो इक़दाम हुए, फिर GBV ट्रैकर जो आपने लगाया है वो किस तरह से काम करता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये है क्या और इसके खात्मे के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान ये था कि जो हमने यूनाइटेड नेशंस के हवाले से कन्वेंशन साइन किए हैं और उसके अलावा जो अब GSP प्लस जनरलाइज स्कीम फॉर प्रेफरेंसेस के हवाले से कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपने देखना है, कानून साजी आपने करनी है, आपने एनवायरनमेंट के हवाले से कानून साजी करनी है, आपने गुड गवर्नेंस के हवाले से कानून साजी करनी है। तो इस सीक्वेंस में उन कन्वेंशंस को सिग्नेटरी होते हुए हमने जो लेजिस्लेशन जनरली जो एक नेशनल प्लान के तहत की गया, प्रोविंस ने उसकी प्रोसिक्यूशन करनी। एंटी रेप एक्ट आया 2021 में और 2022 और 3 में उसके रूल्स जो थे वो बने कि इसके लिए डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होगा जिसको SSIU कहते हैं, स्पेशल सेक्स यूनिट्स बनाए गए इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से पुलिस में। इसी तरह से डेजिग्नेटेड प्रोसिक्यूशन के हवाले से डेजिग्नेटेड प्रोसिक्यूटर्स थे। उसमें उन्होंने ये किया कि फेडरेशन ने प्रोविंस में जो PG पंजाब है उसको एडिशनल चार्ज दे दिया एंटी रेप एक्ट के हवाले से। तो उसके बाद फिर है कि डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं। तो इस सीक्वेंस के अंदर बेसिस मकसद ये है कि ख़वातीन और बच्चे, क्योंकि जो रेप की डेफिनेशन थी इस एक्ट के आने के बाद अब 18 साल तक के बच्चे और ख़वातीन अगर उनके साथ कोई इस किस्म की इलीगल एक्टिविटी होती है तो इट अमाउंट्स टू रेप 375 PPC अमेंड हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ये था कि इस चीज़ को देखा जाए कि जिन वजूहात की वजह से मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं और उनको सज़ाएं नहीं मिल सकती, तो हमने इसके ऊपर इसकी कॉजिशंस पे काम किया। क्योंकि मोहतरमा हमारी जो CM पंजाब है उनकी पहले दिन की अगर आप स्पीच देखें जी जी, तो उसमें उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चे बीइंग वनरेबल्स, हमने काफी फोकस नजर आई वो इस पे। तो उस चीज़ ने हमें सेंसिटाइज किया। तो हमने फिर उसके बाद जो हमारे पास इंटरनेशनल यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के हवाले से तंजीमें काम कर रही हैं उनके साथ हमने बैठ के मैंने एक MOU साइन किया UNP के साथ। इसी तरह हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ यूरोपियन यूनियन जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग पे पहले ही हमारी ट्रेनिंग्स करा रहे थे, हमने देखा कि सबसे पहले ट्रैक आउट किया जाए कि इन केसेस को अगर लाहौर में फॉर द सेक ऑफ पंजाब के अंदर केसेस अगर रजिस्टर्ड करती है पुलिस, देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म कि पुलिस की रजिस्टर्ड FIR हमें मिल जाए विद इन टाइम। तो हमने पुलिस का पोल काम जो उनका सॉफ्टवेयर सिस्टम और हमारा CFMS है इसकी इंटीग्रेशन की है। और IG पंजाब ने और मैंने बतौर PG पंजाब हमने एक SOP साइन किया कि जो भी FIR दर्ज होगी वो जब ऐप अपलोड करेंगे तो हमें उसकी कॉपी मिलेगी। अच्छा शाह जी, एक चीज़ यहाँ पर बताइएगा कि एक तो 2016 के तहत पाकिस्तान का जो बताया जाएगा पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फिर 1898 और फिर कानून शहादत ऑर्डर, ये दीगर जो तमाम कवानीन बनाए तो जाते रहे। फिर 2018 में भी इनमें अमेंडमेंट्स की गई, लेकिन हमने देखा कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना तो मामला स्लो डाउन हो जाते हैं। हम अगर देखें पिछले साल, इस साल, उससे पिछले साल तो रेप केसेस तो कम होने के बजाय मजीद बढ़े, बल्कि सजाओं के ऐलान भी हुए, सजाएं दी भी गई। ज़ैनब केस था, दीगर बहुत सारे केसेस जो हमारे सामने आए, मोटरवे केस हमारे सामने आया। लोग सजाओं से बच जाते हैं। मैकेनिज्म पहले भी मौजूद था, कवानीन पहले भी मौजूद थे, ऑर्डिनेंस बनाए गए, बट इम्प्लीमेंटेशन अब आपको लगता है कि इसके ऊपर हो पाएगी? कोई नई चीज़ इसके अंदर है? क्योंकि कवानीन ज़ैनब अलर्ट बिल के बाद ही एंटी रेप एक्ट जो था एक्ट आया। उस वक्त जो फ्लॉज थे जिस वजह से मुल्ज़मान को फ़ायदा होता था उन्हीं कॉजिशंस पे काम किया और फेडरेशन ने अब जो कानून बनाया अब इसकी इन्फोर्समेंट जो है वो सूबे ने करनी है। और मैं आपको बड़े बावसूख तरीके से कहता हूँ कि पंजाब इस वक्त लीड कर रहा है इन केसेस को टेकअप करने के लिए, इनकी गुड प्रोसिक्यूशन करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा एक डेटरेंस माशरे में देती है। देखें, जब तक आप माशरे में इन वनरेबल्स को, बच्चों को, ख़वातीन को एक महफूज मुकाम के तौर पे अगर नहीं समझा जाएगा तो फिर हम समझते हैं कि हमारा कोई भी काम नहीं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर कोई भारी असामी इसमें मौजूद होती है, किसी बड़े का हाथ होता है, तो फिर वो मामला दबा दिया जाता है, वहाँ पे तमाम कवानीन ही बदल दिए जाते हैं। उसको हम केटर करने के लिए कर रहे हैं कि हमारे जो मैंने पोजीशन निकाली थी बहुत ज़्यादा एक्विटल की वजह ये होती है कि विक्टिम को हमारा माशरा जो है सेटल डाउन कर देता है एक्यूज़ के साथ, कि जब वो कोर्ट में आता है, विक्टिम आती है या आता है तो वो कहता है कि मेरे साथ तो ऐसा अक्रस हुआ ही नहीं।
तो हमने इसको अब केटर करने के लिए हॉस्टाइल विटनेस के हवाले से या हॉस्टाइल विक्टिम के हवाले से हमारे पास प्रोसीजर मौजूद था, जिस पे हमने गाइडलाइंस दी हैं कि अगर विक्टिम रिजाइल कर जाए तो जो मटेरियल कलेक्ट किया गया था ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो उस पर पुट किया जाए और एक्यूज और उसको रियासत और गवर्नमेंट उसको परसू करेगी। देखिए, गवर्नमेंट ने हर क्राइम को ये तस्वर किया जाता है कि वो अगेंस्ट स्टेट है। अब आपके सामने मैं बताता हूँ, सानिया ज़ारा केस देख लें, उसके अंदर पूरे तरीके से उसको बरी कर दिया गया था, लेकिन हमारे एक्शन लेने पे एक्सह्यूमेशन हुई, कब्र कुशाई हुई, डेड बॉडी रिकवर की गई, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ और इस वक्त एक्यूज बिहाइंड दी बार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हमारे साथ MOU साइन हुआ, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मैं समझता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे हैं लेकिन इनका ज्वाइंट वेंचर नहीं था। अब हमने एक ज्वाइंट वेंचर किया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हमारे साथ। GBV ट्रैकर क्या काम कर रहा है और ये किस तरह से ऑपरेट करता है? GBV ट्रैकर इस तरह से करता है ऑपरेट कि जो FIR दर्ज आज अगर दर्ज हुई तो हमारा जो हाई प्रोफाइल सेल हमने बनाया प्रोसिक्यूशन में, वो सारी FIR सुबह 9 बजे कलेक्ट कर लेते हैं उस सिस्टम से, और उसके बाद उन FIRs को मैं आज खुद देखता हूँ। खुद मैंने अपना ये 11 से लेके 1 बजे का टाइम फिक्स किया हुआ है कि हमने अपना कंप्लेंट सेल भी जनरेट कर। और आपसे को बराह रास्त भी रब्ता? बराह रास्त हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, थ्रू लेटर्स भी आती हैं, थ्रू ईमेल्स भी आती हैं, और अब हम अपने इमरजेंसी नंबर भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं क्योंकि CM पंजाब साहबा की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा इस बात पे उन्होंने हमें सेंसिटाइज भी किया हुआ है और ये उनका विजन है। अब हम ये कर रहे हैं कि उन शिकायत को 11 बजे से लेके 1 बजे तक मैं खुद टेकअप करता हूँ। हम 10-3 का नोटिस दे के रिकॉर्ड समन करते हैं, IO की वर्किंग देखते हैं, उसको लाइन ऑफ इंक्वायरी जनरेट करते हैं कि दीज आर द लाइंस टू इन्वेस्टिगेट, ताकि एक्यूज को कोई फायदा ना। ये तो हो गया जब एक काम हो गया, एक बुराई सरंजाम दी जा चुकी, बच्चा कोई जो है वो इससे गुजर चुका, उसके बाद तो उसके ऊपर जाहिर है कार्रवाई होगी। और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अब एक फास्ट ट्रैक के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, अगर एक्यूज जो है वो पीछे भी हट जाता है तब भी कार्रवाई आप करेंगे। लेकिन हम रोकथाम की बात करते हैं, ये हो ही ना पाए, बच्चे इस इस्तेसाल से गुजर ही ना पाए, उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म, कोई प्लान तरतीब दिया गया है कि बच्चे कोई बटन क्लिक करें और वहाँ पर उन तक इमदाद पहुँच सके, ये सब कुछ होने से पहले हम उन्हें बचा सके? सबसे पहली बात मैं करूँगा कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, क्योंकि चाइल्ड सब्जेक्ट है, उनको हमने अपने साथ लिए इसलिए कि हम अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। हम स्कूल कॉलेज के बच्चों को अपने साथ ऑन बोर्ड कर रहे हैं। गुड टच, बैड टच बहुत पुराना सब्जेक्ट होगा दुनिया में, लेकिन हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि बच्चे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर उसको इस किस्म का कोई वैन ड्राइवर, या अभी मैं आपके सामने एक गुजारिश करता हूँ छोटी सी, जो हम नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वैन ड्राइवर एक रश के अंदर जब खड़ा होता है तो बच्चा कहता है वो मेरे अंकल खड़े हैं, तो उनका एक रिश्ता मेंटेन हो जाता है। तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि उन वैन ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन की जाए। हम चाहते ही हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट की रजिस्ट्रेशन कराता है, उनका हम रिकॉर्ड देखें, आइदर वे ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, प्रीवियसली इसके ऊपर कोई रिकॉर्ड होल्डिंग तो नहीं है। तो इस तरह से हमारे घरों में तो जो मुलाजमीन होते हैं उनको रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता, वो इस तरह की कार्रवाइयों में अक्सर मुलविस पाए जाते हैं, साथ के बच्चों के साथ, और के बच्चों के डिफरेंट डिपार्टमेंट को। इसीलिए हम एक अम्ब्रेला के नीचे लाए हैं, उनके साथ हमने MOU साइन किए हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं उन कॉजिशंस पे काम करने के लिए जो वजह बन रही है ऐसे क्राइम के लिए। मैं एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि पहले साल केसेस का फैसला नहीं होता था, एंटी रेप एक्ट आने के बाद अब मैंडेटरी हो गया है कि 4 महीने के अंदर उस ट्रायल ने अमल दरामद करके इस सिलसिले को, बच्चों की इज्जतों को महफूज रखा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद थे सैयद फराद अली शाह साहब जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पंजाब हैं, और खुशाइंदा इकदाम, इसको मजीद बेहतरी की ज़रूरत है, इस पर काम होने की ज़रूरत है, और हम जो भी इसमें पेशरफ्त होगी इससे भी आपको आगाह रखेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है। हम बात करेंगे वज़ाइफ के ऊपर, उनके फ़ज़ाइल के ऊपर, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम टू शो। और आज जनाब मुझे एक बड़ी मज़े की ईमेल मिली है और एक पॉजिटिव जो है ख़बर मिली है न्यूज़ डेस्क की जानिब से। उस ईमेल में बताया गया है कि ज़ाए लैंड कर चुका है पाकिस्तान में। अच्छा जी, ज़ाए फाइनली लैंड कर चुका है पाकिस्तान में, तो वाकई बड़ी खबर है। और ज़ाए के बारे में थोड़ी सी अगर आपको बताएं तो बुनियादी तौर पे ये एक इंटेलिजेंट एस्ट्रोनॉट है, और इसको अगर अपग्रेडेड सेंटा क्लॉज कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और ज़ाए को एंजॉय करें, इसका नया वर्जन भी आ चुका है, नया वर्जन आ चुका है।
है और इसकी कीमत 50,000 रुपया है। फ्री शिपिंग है। अगर आप ये मोबाइल आप सेगो 050 परचेज करते हैं, मंगवाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो आपको इसके साथ एयरबड फ्री मिलेंगे और फ्री शिपिंग भी आप इंजॉय करेंगे। ये तो बहुत बड़ी ऑफर है और इससे फ़ायदा उठाइए। इसके बारे में मजीद मालूमात और तफसीलात अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है www.segoexperience.com। इस पर जाइए और इस ऑफर से भरपूर फ़ायदा उठाइए। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है वज़ाइफ का। नाज़रीन, मामला वज़ाइफ की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो किसी आलिम की, किसी पीर की या किसी अपने बड़े की इजाज़त के साथ ही वज़ाइफ का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, कितने पुरअसर होते हैं ये वज़ाइफ, इस पर बात करते हैं। दाऊद जी मौजूद हैं, रूहानी स्कॉलर, वेलकम टू शो कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं कि क्या फ़ज़ाइल की फजीलत है और किस तरह से वज़ाइफ की और किस तरीके से वो हम पर असरअंदाज होते हैं कि हम किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए उनको अगर शुरू करते हैं और फिर क्या इजाज़त लेना मशरूत है? आपने बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पे छेड़ दिया है और मुझे पता है आपका टाइम बहुत महदूद होता है। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात समेट सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर वज़ाइफ की बात करें तो मैं खुद, क्योंकि वज़ाइफ का बड़ा दिलदादा था, तकरीबन बचपन से ही वज़ाइफ किए, 10 साल तक तो वज़ाइफ करता रहा, मगर रिज़ल्ट कोई नहीं मिला। अच्छा। तो रिज़ल्ट अगर नहीं मिल रहा था, हर तरह के वज़ाइफ किए। तो फिर आखिरकार जो है वज़ाइफ करने के बाद, बार बार वज़ाइफ करने के बाद रुज्जत होती है कि अगर आप वो चीज़ें जो बग़ैर इजाज़त के पढ़ते हैं, देखिए कहते हैं जी अल्लाह का कलाम है, कोई मर्ज़ी पढ़ ले, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है, कुरान है, इजाज़त की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो तरीका सही नहीं होता ना। नहीं, वो बात ये है कि जब आयत करीमा पढ़ना है तो 1100 मरतबा ही क्यों पढ़ना है भाई? आप खुला पढ़ लो। अगर कुरान पाक की सूरह मुज़म्मल पढ़नी है तो आप 41 टाइम ही क्यों पढ़ना है भाई? आप खुला पढ़ लो, कुरान पाक की तिलावत करो। अगर आपने अल्लाह को ही राज़ी करना है तो कुरान पाक की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा, हज, ज़कात करो। इतनी चीज़ें इबादत के लिए हैं। मगर जब आप वज़ाइफ की बात करते हैं ना, जब आप वज़ाइफ की बात करते हैं, फिर आप टारगेट को सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे टारगेट ये कि मेरे माली हालात ठीक नहीं है, रिज़्क नहीं बढ़ रहा, तो रिज़्क बढ़ने का ख़ास वजीफ़ा होता है। अच्छा। ख़ास आयात होती है। आदाद और नंबर्स की अहमियत बढ़ जाती है। बिल्कुल, आदाद और नंबर की, बल्कि 4 देहान चलते हैं किसी भी वजीफ़ा पे। अच्छा, ये क्या है 4 देहान? 4 देहान मिसाल के तौर पे अल्लाह के ऊपर भरोसा, नंबर 1, और बड़ा 100% भरोसा होना चाहिए। दूसरा, बताने वाले के ऊपर भरोसा, बताने वाले की नीयत। जिस तरह ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब देखने के बाद पूछते हैं मुस्तनद अमल से। ये जो रिजल्ट्स हैं इन 4 चीज़ों से जुड़े हुए, 4 चीज़ों से जुड़े हुए हैं। नंबर 1, अल्लाह के ऊपर 100% भरोसा, बताने वाले के ऊपर 100% भरोसा, जो कलाम पढ़ रहे हैं उसकी सिलेक्शन और उस पर भरोसा, और उस कलाम की मखलूक के ऊपर भरोसा, और प्लस ये कि जो टारगेट है उसकी तरफ ध्यान। ये थोड़ा सा उस मखलूक के ऊपर भी रोशनी डाली है। हाँ जी, देखिए नहीं, हर अल्लाह मखलूक से मुराद ये है कि अल्लाह ताला का गायबी निज़ाम। आप जो कलाम पढ़ो, जो वजीफ़ा पढ़ो, उसके पीछे अल्लाह ताला का निज़ाम, फौज शुदगान लोग या बुजुर्गान दीन या जिन्नात, मुअक्कलात या उस पढ़ाई की मखलूक काम करती है। जिस तरह आपने बारिश की बात की, तो बारिश अल्लाह ही बरसाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ड्यूटियां लगाई हैं। थोड़ा सा दाऊद भाई अगर आप एलैबोरेट करते जाएं, कारोबार में बेहतरी के लिए, उसमें बरकत के लिए, उसमें वुसअत के लिए क्या वजीफा होगा? देखिए जी, कारोबार की वुसअत के लिए सूरह मुज़म्मिल बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप चाहते हैं कि अपना कारोबार, अपना पैसा, अपना रिज़्क बढ़ाना चाहते हैं, 21 डेज़ का अमल मैं बताने लगा हूँ। बुजुर्गों से इजाज़त है और मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ आपके इस चैनल के वसातत से। इजाज़त दे रहे हैं बराह रास्त, तो ये सुनने वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल 11 मरतबा आपने पढ़नी है 21 दिन रोज़ाना इशा के बाद, और सुबह के टाइम या मुगनियो, और ये भी आपने 1100 मरतबा पढ़नी है। 1100 मरतबा सुबह के टाइम, और सूरह मुज़म्मिल रात इशा के बाद पढ़नी है। रिज़्क के लिए इसमें आपका रिज़्क, आपका कारोबार, आपकी जॉब नहीं लग रही, आपके कारोबारी मामलात में डिस्टर्बेंस है, आप मकरूज़ हैं, कर्जा है, हत्ता के हर वो मुश्किल काम जो आप समझते हैं कि नहीं हल हो रहा, दिन के लिए 21 दिन का अमल है, और ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा आयत करीमा रिज़्क के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये तो मुश्किलात के लिए भी होता है ना, ये रिज़्क के लिए भी है। दुनियावी कामों के लिए
आयत करीमा बड़ी ज़बरदस्त और मुजरब मानी जाती है। कितनी बार और किस टाइम? अच्छा जी, इसकी तादाद भी मुख्तलिफ है। कम अज़ कम जो तादाद है वो 313 मरतबा पढ़नी चाहिए। अच्छा। उसके बाद 505 मरतबा पढ़नी चाहिए। किस टाइम? अच्छा, यहाँ पे दो काम, अगर तो आपने अपने कामों के लिए पढ़ना है, अपने कामों की नीयत करके, तो सुबह का टाइम बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। फजर से लेके अशराक तक आप ये जो है तादाद पूरी कर लो। मिसाल के तौर पर अगर आपने 313 मरतबा शुरू करनी है तो आप 11 दिन का या 21 दिन का या 41 दिन का अमल कर सकते हैं। पैनल से बार बार पूछ रहे हैं पैसा ज्यादा आने के लिए, तो पैसा- रिस्क की फरवानी, दौलत की फरवानी के लिए भी यही वजीफा होगा? बिल्कुल। मैं पूछ रहा हूँ भाईजान। या वहाब या रज़ाक, बड़ा जबरदस्त। या रज़ाक, या वहाबु या वहाबु या रज़ाक। रज़ाक। आप घर से निकलते वक्त ये पढ़ें। और सबसे बड़ी तो एक क्या और होगा उससे? दौलत जो उससे है वो रिज़्क बढ़ता है, आना शुरू हो रिज़्क जाएगी। बढ़ता है। सूरह मुज़म्मल रिज़्क के लिए, आयत करीमा रिज़्क के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा रिज़्क के लिए बड़ा ही मुजरब है। इसमें अल्लाह के 3 इसमें आज़म है, अल्लाह, रहमान और रहीम। तादाद है 319 मरतबा। सुबह के टाइम अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम। सबसे मुराद फजर की नमाज के बाद, फजर से लेके अशराक तक। ठीक है। कई लोगों की सुबह अगर 12 बजे भी होती है तो 12 बजे उठ के पढ़ लें, अच्छा, दाऊद कोई भाई- इशू नहीं है। ठीक है। 319 मरतबा 319 टाइम अव्वलो आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने कामों का फोकस करके पढ़ते हैं, बड़ी मैंने एक और जबरदस्त। सवाल भी आपसे करना है। माओ का अच्छा। बड़ा होता है, पेरेंट्स का बड़ा होता है कि रिश्ते नहीं हो रहे, तो उसके लिए क्या किया देखिए जाए? जी, कौन सा- रिश्तों की जो है बंदिश दूर करने के लिए सूरह रहमान की आयत में बताने जा रहा हूँ, बड़ी ही मुजरब है। अच्छा। और जिन लोगों को बताया है जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, माराजल बहरैन यल्तकियान, वही रब है जिसने 2 दरियाओं को एक किया। तो इस माराजल बहरैन यल्तकियान सूरह रहमान की आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये मिल जाएगी। ठीक है। तादाद है इसकी 313 मरतबा। अच्छा, ये जिन बच्चों के रिश्ते माँ नहीं- बाप पढ़े या फिर जिसकी देखिए, शादी अगर हुई माँ वो बाप पढ़े? ने पढ़ना है तो अपने बच्चों की नियत करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। 11 दिन का अमल कर रहे हैं, उसके बाद मीठा घर में वाइट कलर का खीर बना सकते हैं या 500 ग्राम बर्फी दिन ले में सकते एक हैं। दफा हर नमाज के बाद किस तरह से इसका तरीकाकार क्या होगा? देखिए, नमाज के बाद नहीं, ये मैंने आपको बताया है इशा के बाद का अमल। ईशा के बाद का। हाँ, और अगर आप हिफाजत के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं, अपनी हिफाजत के लिए, तो हर नमाज के बाद 2 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना बड़ा ही जबरदस्त मुजरब अमल जाते माना जाते जाता है। इम्तिहान में कामयाबी के अच्छा जी, इम्तिहान की कामयाबी के लिए आप सलामुन कौलन में रब्बे रहीम पढ़ सकते सलामुन हैं, कौलन। बड़ा सलामुन जबरदस्त कौलन। अमल है। और कितनी दफा? अच्छा, सलामुन कौलन में रब्बे रहीम आप 41 टाइम पढ़ें अपने इम्तिहान की कामयाबी। और पेन के ऊपर जो कहते हैं ना बच्चों के, जी, जी, ये जी। पेन के ऊपर दम कर दें, और तो ये- हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी Thank you so वहलुल much। उक़दतम और ये मिन आपकी लिसानी तरफ यफ़क़हू से- क़ौली, और रब्बे इसकी ज़िदनी इजाजत इल्मा। दाऊद भाई ने दे दिया। हाँ जी, ये Thank you आपको so much। शुक्रिया बहुत दाऊद शुक्रिया, भाई बहुत आपका। और हमारा भी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका था, जो वज़ाइफ आपको बताए गए उनकी इजाजत आपको दे दी है। इस पे अमल करें और इसको अपनी अमल जिंदगी को कीजिए, इसको आसान आप पढ़ बनाइए। सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।